हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो भैया ठंड बहुत ज्यादा है। ऐसे टाइम में प्यारे बच्चों आपको ज्यादा घूमना टहलना नहीं है। नहीं तो अगर ठंड भी लग जाती है ना तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि अगर आपका हेल्थ ही नहीं ठीक होगा तो भैया पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, और पढ़ाई डिस्टर्ब होगी तो आपका एग्जाम अच्छे से कैसे जाएगा। तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है पढ़ाई में भाई। अगर भाई बाधा ना उत्पन्न हो इसके लिए अपने हेल्थ का भी बखूबी ख्याल रखिए। ठीक है ना? रजाई में घुसकर भी पढ़ना पड़े मस्त तरीके से पढ़ो, नहीं तो भाई आप हर एक तरीके से अपने आप का ख्याल रखो और रूम के अंदर बंद होकर के मस्त तरीके से पढ़ाई करो। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 2 नंबर वाले चैप्टर 9 से लेकर के 14 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। पहला जो पार्ट है हमने ऑलरेडी देख रखा है चैप्टर 1 से 8 तक के। अगर आपने नहीं देखा तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, नहीं तो जो 12th फिजिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 की एक प्लेलिस्ट बनाया है वहां तो सब डाल ही देते हैं। लेकिन उसके लिए नहीं घबराना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वाली वीडियो मिल जाएगी जिसमें पहले चैप्टर से 8वें चैप्टर में है। ठीक है? तो आज हम देखेंगे भैया आपके 9वें चैप्टर से लेकर के 14वें चैप्टर के बीच 2 नंबर वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है भैया 100% पूछे जाने वाले हैं बच्चों। मतलब ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है कि हाँ ये बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन लेकर के बैठना भैया, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते चलना। ठीक है? पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन हमने आज रखे हैं सबसे आसान तो यही है। ठीक है? पहला जो क्वेश्चन है वो आसान। भाई अब आसान है या कठिन है ये मैटर नहीं करता, क्वेश्चन आता है कि नहीं ये मैटर करता है। क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के दो दो उपयोग लिखिए। ठीक है भैया, दोनों के निपटा दे रहे हैं। अगर 1 नंबर का आएगा तो किसी एक का पूछ लेगा, जैसे उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। अगर भाई या फिर आएगा अवतल दर्पण का उपयोग, लेकिन अगर दोनों का पूछ ले तो भैया 2 नंबर का। तो उत्तल दर्पण के उपयोग में बात कर लें भैया, उत्तल दर्पण, उत्तल यानी जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो उसे उत्तल कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहां होता है? एक तो वाहनों के साइड मिरर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है भैया, जो वाहन होते हैं चाहे भाई वो कार में हो चाहे बड़े वाहन हो या फिर मोटरसाइकिल हो, जो साइड मिरर होता है जिससे अपन पीछे का या जो पीछे का दृश्य देखते हैं, हाँ कोई गाड़ी आ रही है, रोड खाली है कि नहीं है, वो साइड जो मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। आई बात समझ में? दूसरा भैया, जो सड़क है बाजार और गलियों में, ठीक है, जो सड़क बाजार गलियों में भाई प्रकाश फैलाने के लिए जो भी स्ट्रीट लाइट लगी होती है, जो खंभों में स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं भैया, उनमें प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो मुख्य रूप से इन दो जगहों पर क्या है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, ये तो रहा उत्तल दर्पण। अब बात कर लेते हैं बच्चों अवतल दर्पण का। तो भैया अवतल दर्पण का उपयोग कहां होता है? तो अवतल दर्पण का सबसे पहले भाई टार्च, सर्च लाइट, वाहनों के लाइट, स्ट्रीम वगैरह, ठीक है, स्ट्रीम में और इन सब में भाई क्या है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो इसकी शेड होती है, टार्च हो गया ना, उसकी जो शेड होती है, सर्च लाइट की शेड, भाई ये करते क्या है? भाई प्रकाश फैलाने का काम होता है इनका। इन सबको में क्या होता है? अवतल दर्पण का। फिर उसके अलावा दूसरा क्या है? अस्पताल में नाक कान गला, नाक कान गला आदि में आंतरिक भाग को क्या करते हैं? देखने में, यानी यहां तक प्रकाश को पहुंचाने के लिए, ताकि उसे प्रॉपर तरीके से देखा जा सके कि भैया अंदर कौन सा मतलब क्या प्रॉब्लम है, कान आंख गले इन सब में। तो इन सबको देखने के लिए भैया डॉक्टर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है? तो ये हो जाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। आई बात समझ में भैया? टॉपिक बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, चलिए नोट करते चलिए भैया एक एक टॉपिक को। हो गया बच्चों?
दूसरा देखते हैं भैया। अब देखिए यहीं से थोड़ा दमदार क्वेश्चन अब शुरू होंगे, यहीं से प्यारे बच्चों आपके थोड़ा लाजवाब क्वेश्चन शुरू होंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। कह रहा है एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है और भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। देखिए क्या कुछ कहा गया है पहले समझिए। कह रहा है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश कर रही, कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, ऐसे माध्यम में प्रवेश कर रही जिसका अपवर्तनांक n हो। ठीक भाई, जैसे मान लेते हैं यहां से यहां इसमें प्रवेश कर रही है, इसका अपवर्तनांक n है, ठीक है, इसका अपवर्तनांक क्या है भैया, n है। यदि कह रहा आपतन कोण, भाई जो इसके बीच कोण बनेगा वो आपतन कोण होता है, और यहां पर अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है अपवर्तन कोण होता है। तो कह रहा है कि यदि आपतन कोण जो है भैया, इसमें एक कंडीशन रख दिया कि जो आपतन कोण है I, वो कह रहा है अपवर्तन कोण का क्या हो, दोगुना। कह रहा ना भैया आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण का दोगुना हो। अपवर्तन कोण मतलब R होता है, इसका दोगुना हो, इसका क्या हो बच्चों, दोगुना हो। तो कह रहा है भैया अपवर्तन कोण का मान, यानी किसका मान पूछ रहा है प्यारे बच्चों, R का मान पूछ रहा है, वो भी n के पदों में। मतलब भैया जो भी मानेंगे उसमें, यानी जो भी मान निकालेंगे उसमें n रहना चाहिए, इसी का मतलब है n के पदों में। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए भैया स्नेल का नियम आपने पढ़ा है, स्नेल का नियम आपने पढ़ा है एक, कि भैया स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है भैया, वो कहता है n बराबर साइन आई अपान साइन आर, ये कहता है स्नेल का नियम, ठीक है, साइन आई अपान साइन आर, ठीक है। यानी होता है ना कि किसी एक ही प्रकाश के लिए यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अपवर्तनांक नियत होता है, यही होता है स्नेल का नियम। अब चूंकि इसमें एक चीज रखा है, चूंकि अब यहां पर लिखेंगे चूंकि आई बराबर 2r, तो भैया ये चीज आई बराबर जो 2r है ना बच्चों, यहां पर हम पुट करेंगे भैया, तो यहां पर लिखेंगे n बराबर भाई साइन आई, जहां साइन आई है साइन 2r लिख देंगे, अपान नीचे क्या लिखेंगे साइन r। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना भैया, ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है, त्रिकोणमिति में एक फार्मूला होता है, क्या होता है चलिए हम बताते हैं। एक फार्मूला होता है चूंकि, अगर देखिए साइन, भाई साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फार्मूला चलता है, साइन 2 थीटा इंटू कॉस, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा के बराबर। लेकिन है क्या, यहां साइन 2r है, अगर भाई इसको यहां साइन 2r लिखेंगे तो हम लिखेंगे साइन 2r बराबर क्या लिखेंगे, 2 साइन r इंटू कॉस r। मतलब यूं समझो भैया, जहां यहां पे थीटा होता है वहीं पर यहां r दे दिया है, और कुछ भी नहीं है बच्चों, ये हो गया। तो अब भैया अपन क्या करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे बबुआ कि n बराबर भाई साइन 2r के स्थान पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे 2 साइन r इंटू का कॉस r, अपान नीचे क्या हो जाएगा साइन r, नीचे क्या हो जाएगा साइन r, ठीक है, ये इतना हो गया। भाई अब कुछ कटने वाली चीजें क्या आपको दिख रही हैं, तो बिल्कुल है बच्चों, यहां पे साइन r से साइन r कैंसिल हो गया, तो n बराबर क्या निकल कर आया, 2 कॉस r। अगर देखिए भैया यहां से अब हमको चाहिए r, भाई कह रहा है क्योंकि बोल रहा है, देखिए अगर यहीं पर हम कहते कॉस r बराबर करिए तो ये n/2 हो जाता, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे भाई r कॉस r बराबर ये n/2 होता। अब इसको बोल रहा है किसके पदों में, तो बोल रहा है भैया कि r n के पदों में, यानी r को क्या है, तो r बराबर जब होगा तो यही जब उधर जाएगा
तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा n/2। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, याद रखना। कभी कभार ये 3 नंबर वाले में भी पूछा जाता है, क्योंकि फिजिक्स में 3 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। 10 क्वेश्चन आता है, यानी 30 नंबर का तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो भाई हमारा ही फायदा है, चाहे 3 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर याद रखना। नोट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विगत 1-2 साल से नहीं पूछे जा रहे हैं, याद रखना, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अक्सर 1-2 साल से वही हो रहा है, जिसको सोच कर जाते हैं वो दगा दे जाता है, यानी वो आता ही नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रिज्म का कोण, बोले तो जो प्रिज्म कोण है तथा अल्पतम विचलन कोण बराबर हो, यानी प्रिज्म का कोण बोले तो जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं वो तथा अल्पतम विचलन कोण बराबर हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। यह भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना जरूर याद रखना। चलिए देखते हैं, यहां पे एक बात कही गई, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ये कहा गया है यदि प्रिज्म का जो कोण है और अल्पतम विचलन कोण है ये बराबर है। भाई प्रिज्म का कोण क्या होता है, ए होता है, ए। अल्पतम विचलन कोण के को डेल्टा एम से दर्शाते हैं। ये आपस में कह रहा है बराबर है, ये क्या है भैया, आपस में बराबर है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, बोले तो एन का मान पूछ रहा है भैया, एन का मान पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अब एक चीज ध्यान देना भैया, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला लिखेंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है ना भैया, वो होता है एन बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और अपान क्या होता है, साइन ए बाई 2। ये फार्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए। ठीक है भैया, अब यहां से बच्चों इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां क्या हो जाएगा, एन बराबर, एक चीज और यहां पर यहीं पर लिख देते हैं, चूंकि यहां कहा गया है चूंकि ए बराबर क्या है, डेल्टा एम, यानी प्रिज्म कोण और अल्पतम विचलन कोण जो है वो दोनों बराबर हैं। जब बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में बबुआ अपन क्या करेंगे, एन बराबर लिखेंगे भैया साइन ए लिखेंगे प्लस अब डेल्टा एम, ये भी बराबर किसके है, ए के ही। भाई इसके स्थान पे भी अपन ए लिख सकते हैं या फिर ए के स्थान पे हम डेल्टा एम कर सकते थे, दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहां पर इसके स्थान पर भी ए ही लिख सकते हैं, बाई 2 हो गया। और यहां पे नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2। ये फार्मूला होता है ना भैया, ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, एन बराबर ये हो जाएगा ऊपर साइन भाई 2a बाई 2, ठीक है, अपान ये हो गया साइन ए बाई 2। देखिए ये से कट गया, इससे कैंसिल, तो ये हो गया n बराबर साइन ए अपान साइन ए बाई 2। लेकिन यहां भी मैटर आपका आ जाता है, कौन सा भैया, त्रिकोणमिति वाला फार्मूला। एक फार्मूला यहां पर भी अप्लाई होगा। देखिए चूंकि याद रखना, चूंकि साइन थीटा, ध्यान दो भैया, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। मतलब इसके पहले जो हमने फार्मूला बताया था वहां पे साइन क्या लिखा था, 2 थीटा लिखा था।
जब लिखा था तो यहां पर क्या लिख दिए थे, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया था। जब यहां से भैया 2 गायब हो जाता है, जैसे साइन थीटा के जब हो जाए, यानी जैसे यहां साइन ए है, तब यहीं पर क्या हो जाता है, नीचे यहीं बाई 2 के रूप में लग जाता है, जो कि यहां है। तो इसका मतलब साइन अगर आर अकेले है तो इसको 2 साइन आर बाई 2 इंटू कॉस आर बाई 2, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है भैया, दिख रहा है कि नहीं बच्चों, उधर दिख रहा है भैया, हाँ दिख रहा है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे भैया, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहां से लिखेंगे n बराबर, इसके स्थान पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 2 साइन आर बाई 2 इंटू कॉस आर बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन, सॉरी आर लिखे हैं भाई, ए है, दिमाग हमारा भी खराब हो गया है, सॉरी 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 उसके लिए। ठीक है, आर के पदों में नहीं है भैया, पूरा ए के पदों में, तो लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर 2 साइन, अब ये मत सोचना क्या ये एक फार्मूला है भैया, ये त्रिकोणमिति का एक सूत्र है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति का एक सूत्र है। ये मत सोचना कि कहां से आप इसको लिख रहे हैं, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है, त्रिकोणमिति का। तो भैया यहां पर लिख देंगे प्यारे बच्चों कि साइन, यहां पे लिखेंगे क्या, n बराबर, अब हम लिखेंगे n बराबर भाई, साइन ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस, क्या है, ए बाई 2, अपान नीचे साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2, ये साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कट गया, n बराबर 2 कॉस ए बाई 2, और यही क्या हो जाएगा भैया, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखना, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और हमने पहले ही आपको बताया, जिस भी स्टूडेंट ने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो भैया उसके बाहर से पूछे जाने की संभावना बनती ही नहीं है। ठीक है, यूं समझ ले कि पॉसिबल है ही नहीं बाहर से कि पूछ ले कुछ। ठीक है, इसीलिए कहते हैं भैया इस टाइप के क्वेश्चन हर हाल में आपको बनाने होंगे, आसान वाले तो वैसे ही कर लोगे, क्योंकि बाद में बच्चे बोलते हैं सर ऐसा क्वेश्चन आ गया था, थोड़ा डिफिकल्ट था, घुमा फिरा के आया था, अब इससे ज्यादा घुमाएगा क्या। ठीक, आसान वाले तो हम वैसे भी करवा चुके हैं, नोट कर लीजिए भैया। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो भाई कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी f है, जो एक दीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर m गुना बड़ा बनाता है, तो सिद्ध कीजिए कि लेंस से पर्दे की जो दूरी है वो f कोष्टक में 1 प्लस m होगी। ये आपको प्रूव करना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया। ठीक है बच्चों, लगातार पूछा गया, विगत 1-2 साल से नहीं आ रहा है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है तो छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जब इनको पूछता है ना तो ऐसे अचानक से हमला करता है, आएगा तो डायरेक्टली 2-2 3-3 सेट में दे देगा, नहीं आएगा तो 1-2 सेट, मतलब 1-2 साल बीच में एकदम छोड़ देगा। बच्चे छोड़ भी देते हैं, कहते हैं अरे आया ही नहीं 2 साल से तो क्या ही आएगा, और वही हो जाता है धोखा। तो याद रखना, ठीक है, क्योंकि होता क्या है भाई, जो दिखता है वो बिकता है, बच्चे यही सोचते हैं, लेकिन कभी कभार ये भी हो जाता है कि माल अंदर बहुत अच्छा रखा होता है दुकान में, है ना, जो बाहर होता है वही नहीं सब कुछ। ठीक, याद रखना। चलिए इसको देखते हैं भाई, यहां पर बोला क्या है कि एक लेंस की फोकस दूरी f है, जो एक दीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, और वो m गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना भाई, देखिए सबसे पहले लेंस के लिए सूत्र जो होता है, लेंस के सूत्र से भाई, जो लेंस का सूत्र होता है, ठीक, वो क्या होता है कि 1 अपान, ध्यान देना भैया, लेंस का जो सूत्र होता है कि वो होता है 1 अपान f बराबर 1 अपान v माइनस 1 अपान u। ये लेंस के लिए सूत्र होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है ना, अब यहां पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे भैया,
लिखेंगे लिखेंगे भैया दोनों पक्षों में v से भाग लगाने, v से भाग देने पर, v से भाग देने पर, एक मिनट थोड़ा इधर से लिखते हैं, जगह इधर हो जाए। लिखेंगे भैया कि दोनों पक्षों में v से भाग देने पर, अब v से भाग लगा दो भैया। जब v से इसमें भाग लगा देंगे भैया तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये v अपान f हो जाएगा बराबर 1 अपान, ठीक सॉरी यहां पे भाई इसमें क्या कर देंगे, यहां पे भाई क्या कर देंगे हम v अपान v और -1 अपान u, ये भी हो जाएगा। सॉरी क्या लिख रहे हैं भैया, v अपान, एक मिनट यार दिमाग आज हमारा नहीं काम कर रहा है, बुद्धि ही खराब हो गई है। ठीक है हम भाग लगा रहे हैं, v से गुणा कर देना है भैया, लिख रहे हैं गुणा, भाग लगा रहे हैं, दोनों पक्षों में v का गुणा। ठीक है, क्योंकि बच्चों घर में थोड़ा बहुत ज्यादा हम बता दें, पर्सनल घर में कुछ प्रॉब्लम ऐसे हो गई, सच बताएं बुद्धि एकदम काम ही नहीं कर रही है। ठीक, क्या करना है क्या नहीं करना है, परेशान हो गए उसी में। इसी कारण से तो सोचा 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो दे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। ठीक, अब देखिए भाई v का गुणा कर दो तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा भैया आपका v अपान f बराबर v अपान v और माइनस का v अपान u, ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये कट गया तो भैया v अपान f बराबर यहां 1 हो गया, माइनस ये v अपान u हो गया। बट वी नो दैट, हमको मालूम है, चूंकि ठीक है v अपान u बराबर होता किसके है, m के, बोले तो आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन m बराबर v अपान u, ये लेंस में होता है। ठीक है भैया, लेंस में होता है। अब यहां से प्यारे बच्चों हम जब लिखेंगे v अपान, ठीक है, f बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस इसके स्थान पे रखेंगे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, तो या v बराबर जब लिखेंगे तो ये इधर जाएगा, f हो जाएगा कोष्टक में 1 माइनस m हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर देखो तो 1 प्लस m है, लेकिन यहां 1 माइनस m है। तो एक चीज ध्यान दो, यहां पे लिखेंगे चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक, चूंकि प्रतिबिंब देखिए यहां पर देख रहा है, बोल रहा है ना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। तो भैया जब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, माइनस हो जाएगा आवर्धन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, v बराबर कोष्टक में मतलब f कोष्टक में 1 प्लस, भाई इसमें माइनस m रखोगे, m का मान माइनस में जब रख दोगे, ऑलरेडी एक माइनस है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो भैया यही क्या है, पर्दे से दूरी है, और यहां पर क्या है, f कोष्टक में 1 प्लस m, और यही क्या करना था, अपने को प्रूव करना था। यही क्या करना था भैया, प्रूव करना था। तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो बड़ा ही प्यारा सा और लाजवाब सा क्वेश्चन है, ध्यान देना भैया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बबुआ जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकंड में ज्यादातर आपके थ्योरी वाले हैं, लॉन्ग में जो 3 नंबर वाले ज्यादा सेकंड में पूछे जाते हैं, 2 नंबर वाले बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, जो भी हैं लाइट से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें आप देख भी सकते हैं
कि भाई यहाँ पे 9 में, 11 में, 13 में, 16 में, 22 में, 23 में, 24 में, भाई 25 में किसी भी सेट में नहीं आया है, इसलिए संभावना और भी ज्यादा हो जाती है 26 में आने की। तो हाइगेंस ये वैज्ञानिक का नाम है। हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या की और क्या सिद्धांत दिया इसी के बारे में है। ठीक, बहुत सिंपल है भैया। देखिए हाइगेंस ने क्या है, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार भाई हाइगेंस ने यह बताया जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है, क्योंकि यहां पर ये तरंग प्रकाशिकी वाला चैप्टर से है। इन्होंने बताया जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगे क्या है, प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से ही चलती है। और हाइगेंस के समय तक, यानी उस टाइम में जब हाइगेंस के टाइम पर वैज्ञानिकों की धारणा यह थी, यानी वैज्ञानिकों का मानना यह था कि तरंगों के संचरण के लिए यानी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, मतलब माध्यम की आवश्यकता होती है। भाई उस टाइम में वैज्ञानिकों का यही मानना था कि तरंगों के चलने के लिए माध्यम, मतलब माध्यम की जरूरत होती है। जबकि सच तो यह है भाई प्रकाश क्या है, अगर तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन प्रकाश क्या है, इसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी ये निर्वात में भी चल सकता है। लेकिन उस टाइम की बात कर रहा है कि हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिकों का यह मानना था या धारणा थी कि मतलब तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। किसकी? ईथर की। और यह माना कि ईथर लगभग भारहीन है, अतः यह प्रत्येक पदार्थ में मतलब प्रवेश कर सकता है। ठीक, इसका घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है और प्रत्यास्था अधिक होती है। ठीक, इसी कारण प्रकाश तरंगे ईथर में बहुत अधिक वेग से चलती हैं। ठीक, जब ये प्रकाश तरंगे किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आंखों के रेटिना पर गिरती हैं, तभी वो वस्तु क्या है, हमें दिखाई देने लगती है। तो ये हाइगेंस का क्या है भैया, तरंग संबंधी सिद्धांत है। यानी हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग संबंधी सिद्धांत के द्वारा दर्शाया। ठीक, आई बात समझ में? तो बहुत आसान है, एक बार पढ़ना है। भाई इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। क्या बताया भैया, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और ये जब किसी स्रोत से निकलता है प्रकाश, कोई भी सोर्स जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, निकल रहा है, तो ये सभी दिशाओं में फैल जाता है। किसने बताया? हाइगेंस ने। और हाइगेंस के समय के वैज्ञानिकों का यह मानना था कि जो प्रकाश होता है उसके चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। इसीलिए हाइगेंस ने ईथर को एक माध्यम बनाया, क्योंकि जो ईथर होता है वो क्या है, उसका घनत्व तो बहुत कम होता है, बहुत कम। ठीक है, और लगभग क्या है, भारहीन होता है और यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। ठीक, और उसके बाद यह बताया गया कि जब प्रकाश इसमें से गुजरता है तो बहुत तेजी से गति करता है, फिर किसी वस्तु से परावर्तित होकर के जब हमारे आंखों तक पहुंचता है, आंखों के रेटिना पर, तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक, तो ये हो गया भैया हाइगेंस का तरंग संबंधी सिद्धांत। आई बात समझ में? चलिए नोट कर लीजिएगा बबुआ। हो गया, आगे देखते हैं भैया। अगला टॉपिक, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। जो व्यतिकरण है किसे कहते हैं और इसकी आवश्यक शर्तें क्या है। तो भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई 2025 में इसे भी मिस किया गया है। अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद भी नहीं आया, पता नहीं क्यों। देख सकते हैं भाई 11 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में और 25 में किसी सेट में आया ही नहीं। ठीक है, हाँ, मतलब ये व्यतिकरण क्या है इसकी शर्त नहीं पूछा था। बाकी इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक आए थे। तो 2026 में भैया आप तैयार रहो एकदम युद्ध के लिए कि ये क्वेश्चन आपसे लड़ने आएगा। ठीक है, और आपको भैया इससे हराना है और झंडा गाड़ देना है। तो भाई व्यतिकरण किसे कहते हैं, बहुत सरल टॉपिक है प्यारे बच्चों, और इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है। देखिए व्यतिकरण की परिभाषा, जब भाई वैसे बहुत लंबी लंबी भी परिभाषाएं हैं, बट हमारा काम है नहीं कि हम बहुत लंबा रट्टा मरवाएं।
देखिए जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में एक साथ चलती हैं, संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण होने की घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। जैसे भाई यहां से निकली, ठीक है, और यहां पर भाई देखिए हमने बताया कि इस तरह से चल रही है प्रकाश की किरण, ठीक, और एक ऐसे चल रही है, तो भाई ये जब चलती हैं तो अध्यारोपित हो रही है, ठीक, अध्यारोपित हो रही यानी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही, मिल रही है, तो अध्यारोपण की इस घटना को ही क्या कहते हैं भैया? व्यतिकरण कहते हैं। जिस स्थान पर इसकी तीव्रता अधिकतम हो वो उसे क्या कहते हैं भैया? समपोषी व्यतिकरण। और जहां पर तीव्रता न्यूनतम हो वो विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, इसमें पूछता भी है समपोषी व्यतिकरण क्या है, विनाशी व्यतिकरण क्या है, बट उतना डीपली नहीं जाना भी। ठीक है, तो यहां पर केवल इतना ध्यान देना, हमने यही बताया कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक साथ क्या हो रही है भाई? जैसे ये क्या है, आगे की तरफ बढ़ रही है, समय के साथ तेजी से आगे की तरफ संचरित हो रही है, तो आगे बढ़ते हुए जब ये ओवरलैप कर जाए, एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो मिलने की घटना को ही क्या कहते हैं? मतलब व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, अब व्यतिकरण के लिए बच्चों शर्तें क्या होनी चाहिए भैया? तो क्या शर्तें होनी चाहिए? सबसे पहला, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। ठीक है, एक ही कला में होने चाहिए। ठीक, इनका मतलब जो कला संबद्ध में होने चाहिए यानी एक ही कला में। अगला है दोनों तरंगों की आवृत्तियां, ठीक, अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होने चाहिए। अभी बताया ना भैया, इनकी क्या है? आवृत्ति समान हो, तो वही चीज, आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट है दोनों तरंगों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। ठीक, और अगला है दोनों प्रकाश स्रोत, यानी प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए? संकीर्ण होने चाहिए, यानी क्या है? अत्यंत पास पास होने चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए प्रकाश स्रोत, तब जाकर के व्यतिकरण की घटना होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो रहा क्या है? व्यतिकरण और व्यतिकरण के शर्तें। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए चलिए अगला देखते हैं भैया। देखिए व्यतिकरण हो गया भाई, जितना ज्यादा व्यतिकरण इंपॉर्टेंट उतना ही ज्यादा विवर्तन है, कि विवर्तन क्या है, अब विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। यह भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है प्यारे बच्चों। देखिए विवर्तन की भी एकदम सिंपल वाली परिभाषा है, समझना। जैसे कोई एक छिद्र है भाई, न जाने कितनी बार हम इसको बता चुके होंगे, और यहां पर कोई प्रकाश स्रोत है भाई, प्रकाश स्रोत मान लेते हैं ये एक टार्च के माध्यम से या कोई अन्य प्रकाश स्रोत है, ठीक है, और यहां से प्रकाश निकल रहा है और ये पड़ता है यहां पर, तो क्या होता है जब पड़ेगा तो भैया ये आंशिक रूप से क्या होता है? किनारों पर मुड़ जाता है। ठीक है, तीक्ष्ण, ये कोई तीक्ष्ण क्या है? मतलब छिद्र है या फिर अवरोध है, कोई भी कह लें, या स्लिट है। तो यहां पर अब परिभाषा क्या होगी भैया, कि जब प्रकाश की किरणें किसी स्लिट अथवा रेखा छिद्र पर या किसी अवरोध पर पड़ती हैं तो क्या होती हैं? ये आंशिक रूप से किनारों पर मुड़ जाती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? विवर्तन कहा जाता है। तो भाई परिभाषा में लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो उस स्लिट अथवा अवरोध के किनारों पर आंशिक रूप से क्या है भैया? मुड़ जाती हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विवर्तन कहते हैं। ठीक, अब विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए? विवर्तन के लिए क्या आवश्यक शर्त है, चलिए वो देखते हैं। तो विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है भैया? इसमें अवरोध का आकार, यानी ये जो अवरोध होगा, छिद्र होगा, इसका जो आकार है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की, यानी ये जो प्रकाश होगा इसके तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, यानी इसके बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के विवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें यही शर्त है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी इसमें रेखा छिद्र का जो आकार है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, यानी प्रकाश के का तरंग दैर्ध्य, यानी इसका जो आकार होना चाहिए रेखा वो छिद्र का,
उसका आकार का जो साइज होना चाहिए, ठीक है, और उसका आकार और जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होना चाहिए, ठीक है, वो दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों बराबर होंगे तभी जाकर के विवर्तन की घटना होगी। ठीक, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के मतलब संकेतों के साथ लिखिए। ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, देख सकते हैं भाई, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 25, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना याद रखना भैया। ठीक, लगातार पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भैया, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है। तो देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बहुत सिंपल सा समीकरण है। आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है वो क्या होता है भैया, 1/2 वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है, ठीक है भैया। ये आइंस्टीन का या आइंस्टाइन कह लें का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है इसमें बोला है कि उपयुक्त या प्रयुक्त संकेतों के साथ लिखिए। मतलब इसमें सबसे ज्यादा भैया जरूरी कह रहा सैंबल है, ठीक है। सैंबल क्या है, यानी एम क्या है, ठीक है, और जो वी मैक्सिमम है वो क्या है, ठीक, एच क्या है, न्यू क्या है, न्यू नॉट क्या है। इन सब का मतलब बताना है भैया, इन सब का मतलब बताना है। देखिए बच्चों, एम क्या है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान है। और वी मैक्सिमम क्या है भैया, अधिकतम वेग है। ये अधिकतम वेग को बताएगा। एच क्या है, प्लांक नियतांक है, कांस्टेंट होता है ये, प्लांक नियतांक, ठीक है। न्यू क्या है, फोटॉन की आवृत्ति है, ठीक है। न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है। क्या है भैया, न्यू नॉट देहली आवृत्ति। इतना याद रखना भैया, ये क्या है भाई, ये सारी चीजें आपको याद रखना है क्योंकि इसमें सैंबल के साथ भी पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको भी। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है, देख सकते हैं 10 में, 12 में, 15 में, 17 में, 22 में, 23 में। हालांकि 2 साल से नहीं पूछा जा रहा है बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़ा ही लाजवाब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कह रहा हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक। तो ध्यान देना भैया, मूल ऊर्जा स्तर में, या इसी को भैया बोलते हैं आधार, आधार ऊर्जा स्तर, ठीक है। मूल हमने बताया ना, चाहे मूल कहो आप या आधार, ठीक है।
या इसी को मतलब ऐसा और एक नाम से जाना जा रहा है, मतलब जाता है, हालांकि दिमाग में नहीं आ रहा, छोड़ो उसको फिलहाल। तो आज आधार ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, अब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है प्यारे बच्चों जे बराबर होता है एन एच अपान 2 पाई, ये होता है, ठीक है, ये होता है। अब चूंकि कोणीय संवेग बराबर, चूंकि जो जे बराबर होता है वो एम वी आर, कोणीय संवेग होता है एम वी आर के बराबर, तो भैया यहां पर ये जो जहां जे है वहां पर अपन एम वी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एच अपान 2 पाई। अब लेकिन एक चीज और भी यहां पर ध्यान देना, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है भैया कि चूंकि n बराबर क्या हो जाएगा 1, वो इसलिए क्योंकि बोल रहा है ना कि मूल ऊर्जा स्तर, अब मूल ऊर्जा स्तर के लिए n का जो मान n क्या है, तो यहां पे भैया हमने बताया मूल ये ऊर्जा स्तर को बता रहा है, ठीक है ना, मूल ऊर्जा जिसको क्वांटम संख्या बोलते हैं, ठीक है, यहां n का मान 1 रखा जाएगा क्योंकि मूल ऊर्जा स्तर है, ठीक, पहली ऊर्जा स्तर के लिए इसीलिए 1 रखा गया। तो जब मान 1 रख देंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा एम वी आर, तब ये हो जाएगा एम वी आर बराबर एच अपान 2 पाई। और इस पे बच्चों कई बार न्यूमेरिकल भी बने हैं, ध्यान देना भैया, इस पे कई बार न्यूमेरिकल भी बने हैं, और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई काफी लाजवाब है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सिद्ध करना है कि जो नाभिक का घनत्व होता है वो द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है, काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 10 में, 12 में, 15 में, 17 में, 22 में, 23 में पूछा गया है, ठीक है, 2 साल से ये भी नहीं आ रहा है। तो भैया एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कभी भी मतलब ऐसे अचानक से हमला करेंगे पता भी नहीं चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई सबसे पहले देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई सबसे पहले हमको क्या है, नाभिक का घनत्व निकालना पड़ेगा, लेकिन नाभिक का घनत्व तभी निकलेगा जब हमें द्रव्यमान और आयतन निकलेगा भाई मालूम होगा, ठीक। तो एक चीज ध्यान देना, क्योंकि भाई फार्मूला ही होता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो एक चीज ध्यान देना, पहले हम आयतन निकालेंगे, ठीक, परमाणु में आयतन, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आयतन, आयतन, तो आयतन, भाई आयतन जब निकालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा भाई, v बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन, क्योंकि गोले का आयतन नाभिक गोलाकार होता है, भाई परमाणु का अगर हम बात करें तो शेप कैसा होता है, यानी उसका आकार कैसा, गोलाकार। अब गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाता है, तो ये नाभिक का आयतन हो गया। अब एक चीज ध्यान देना, नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, नाभिक की त्रिज्या यहां पर यहीं पर लिख लेते हैं, इधर अच्छा लिख लेते हैं भैया, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या भी निकालेंगे, तो नाभिक की जो त्रिज्या है वो आर बराबर, फार्मूला क्या होता है, आर नॉट, ठीक है, और उसके बाद 1 की पावर 1/3 रिडबर्ग नियतांक है, और यहां a/3,
ठीक, ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, ये फार्मूला होता है। अब जब बच्चों v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, तो भैया आर का मान ये आपको दिख रहा है साफ साफ, तो ये वाला मान यहां रख करके हम ढंग से इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो यहां पर ये मान रख करके हम लिखेंगे अब कि v बराबर ये 4/3 हो गया प्यारे बच्चों, पाई आर का मान यहाँ पे कितना रखेंगे, आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 इतने का पूरा क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, v बराबर, ये हो जाएगा v बराबर भाई 4/3 आ जाएगा, ये पाई हो गया। अब एक चीज ध्यान दो भाई, यहां से ये आर नॉट का क्यूब हो जाएगा, लेकिन इसमें ध्यान दो a की पावर यहाँ 1/3 ऑलरेडी है, इसके पावर 3 आ जाएगा, तो ये 3 से 3 कट गया, तो बचा केवल a ना, ये ही तो बचा, इतना हो गया भैया, ये तो आ गया सीधा सीधा आयतन। ठीक है, अब नाभिक का द्रव्यमान, ठीक, अब यहां पे लिखेंगे, एक चीज और निकालना है, अब हमको क्या निकालना है कि नाभिक द्रव्यमान, यहां द्रव्यमान यानी द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान संख्या से, और वो बराबर कितना आ जाएगा, ए। ठीक है, यहां पे नाभिक का द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या से बात कर रहा है। तो अब चलिए आ जाते हैं फटाक से, अब भैया आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। अब यहां पर लिखेंगे रो बराबर, रो क्या है, घनत्व है, रो किसे भाई, रो का मतलब क्या है, घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है भैया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। तो रो बराबर कितना, द्रव्यमान का मतलब ये द्रव्यमान संख्या ए है, नीचे आयतन, तो नाभिक का आयतन कितना है, तो ये है 4/3 पाई आर नॉट, ये क्यूब में है, इंटू का ए। ठीक है, इतना है ना भाई, ये पाई इतना है आपको दिख रहा है, तो ये कट गया भाई, ए से ए कट गया, तो रो बराबर कितना भाई, बटे का मतलब ऐसा लिखेंगे, एक मिनट, तो ये रो बराबर हम कह सकते हैं, ये बटे में ये 1/में 4/3, उसके बाद ये पाई आर नॉट, यहाँ पे ये क्यूब। ठीक है, बटे का बटे है, ऊपर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा रो बराबर, भाई ऊपर हो गया ना ये 3 और नीचे में ये 4 पाई, और यहाँ पे आर नॉट का कितना हो गया, क्यूब हो जाएगा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो इस फार्मूले में आपको ए दिख रहा है, जरा बताइएगा, ए दिख रहा है, नहीं ना, जब ए नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया भैया, प्रूव हो गया। ठीक है, और यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध यही करना था कि सिद्ध कीजिए नाभिक का जो घनत्व है, यानी जो रो है, रो घनत्व होता है, ठीक है, रो से दर्शाते हैं, वो द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है। ए पर निर्भर नहीं करने का मतलब कि सिद्ध करना है कि जो घनत्व का फार्मूला आए उसमें ए ना दिखाई दे, यानी उस फार्मूले में, उस सूत्र में ए हो ही ना, तो भैया इसमें ए कहां है, नहीं है ना। चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं भैया, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए। अब इसके बारे में क्या ही कहें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, बहुत पीछे से नहीं लिखा है कि कब से आया, लाइन लग जाएगा, क्योंकि ऐसा साल ही नहीं गया भैया, कभी कभार हो जाए वो अलग बात, नहीं तो ऐसा कोई साल ही नहीं जाता कि जब ये ना आए। भाई देख सकते हैं भाई, हमने तो 16, 17, 19, 24, 25 ही लिखा, बाकी तो हर साल वैसे भी आते हैं। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर लिखना है, चलिए लिख लेते हैं भैया फटाक से। एक तरफ नाभिकीय विखंडन, सीखते चलना है भैया साथ साथ हमारे, हालांकि आपने बखूबी अच्छे से समझा है, नाभिकीय विखंडन, और इधर लिखेंगे नाभिकीय संलयन, संलयन।
ठीक है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। चलिए देखते हैं भैया। ठीक है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। इधर देखिए शुरू से एक एक करके। सबसे पहले देखिए नाभिकीय विखंडन में हम जानते हैं कि ये नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि भाई जब भाई एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन क्या है, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, तो नाभिकीय संलयन। तो इसमें लिखेंगे लिखेंगे कि यह क्रिया भारी नाभिकों में होती है। यह क्रिया भारी नाभिकों में होती है। इसमें लिखेंगे भैया यह क्रिया हल्के नाभिकों में होती है। हल्के नाभिकों में होती है। इसमें दूसरा लिखेंगे प्यारे बच्चों कि इसमें भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है। इसमें भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है। इसमें लिखेंगे इसमें हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है भैया। अगला है देखिए हल्के मतलब ये जो नाभिकीय विखंडन है, इसमें ऊर्जा मतलब कम उत्पन्न होती है और इसमें ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, हालांकि इसमें भी अधिक होती है लेकिन संलयन की तुलना में इसमें कम होती है। लिखेंगे इसमें ऊर्जा कम उत्पन्न होती है और इसमें लिखेंगे भैया कि इसमें ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। ठीक है बबुआ। और नाभिकीय संलयन में नाभिकीय विखंडन में अगला बात करें प्यारे बच्चों, तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को लिखेंगे इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन जो प्रक्रिया है इसे ये मतलब क्या है, इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, बट नाभिकीय संलयन को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो इसमें लिखेंगे यानी ये क्या है, एक नियंत्रित अभिक्रिया है, ये अनियंत्रित है, तो इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और भी अंतर है बट चार बहुत हैं, क्योंकि भाई अगर 2 नंबर में आएगा तो आप 2-2 लिख दोगे, दोनों तरफ बहुत है। ठीक है, नहीं तो भाई आप 4-4 लिख दो और अच्छी बात है, भाई एग्जामिनर और भी खुश हो जाएंगे। याद रखना भैया, नहीं तो ऐसे ही कह देगा, अगर 2 नंबर में आएगा तो बोल ही देगा कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में 2-2 अंतर लिखो। तब तो आप 2 ही लिख दो, जरूरी नहीं 4 लिखो, क्योंकि 4 अगर 2 बोल देगा तो 4 लिखने से क्या मतलब, नंबर तो उतने ही मिलने। चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही।
इस तरीके से भैया आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन सब जो इंपॉर्टेंट है हमने देख लिए। बाकी आपके एग्जाम आते आते भी बहुत सारी सीरीज आएंगी, टेंशन नहीं लेना बबुआ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक एक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं कौन सी दुश्मनी है। खैर आपकी मर्जी। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।